हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज का ये वीडियो रहने वाला है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर। यही चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है, जिस पर पहले भी मैं आपके लिए 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी है, जिससे हमें ये पता चला कि हमें इलेक्शंस की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। हमने ये देखा कि अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो तो सोसाइटी कैसी होगी, हमने उस चीज को भी इमेजिन किया और उसके रिजल्ट क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, ताकि आप चीजों को कोरिलेट अच्छे से कर सके। चलिए मैं बता देती हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग क्या नया डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी है, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है ना कि लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कैसे होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, ये तो हमने देख लिया। हमें इलेक्शन की जरूरत पड़ती क्यों है, हमने ये भी देख लिया। लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं भी या नहीं, ये हम लोग कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ पहलुओं के आधार पर, कुछ कसौटियों पर जो है हम इलेक्शंस को कसेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ हमें भी पता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए इलेक्शन करवाती हैं, लेकिन वो इलेक्शन कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? जैसे आप लोग चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। फेस बदल जाएंगे लेकिन रूल किसका रहेगा? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। अल्टीमेटली आना कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ही आनी है। वोट किसके पास जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही जाएगा। तो अल्टीमेटली रूल किसका रहा? कम्युनिस्ट पार्टी का। तो वहां इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा। तो यानी कि इलेक्शन जो है वहां पर डेमोक्रेटिक नहीं है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तान में जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं, लेकिन रूल किसका रहता है? रूल किसका रहता है? मिलिट्री रूल रहता है। पूरी तरीके से सारी पावर्स मिलिट्री के पास होती हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की कोई पावर होती ही नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए कठपुतली के तौर पर होते हैं, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे देश जो है इलेक्शन करवाते ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए, उनका कोई मतलब नहीं होता है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता कब है, कैसे इलेक्शन को हम माने कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। तो यही चीज़ हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट के अगर बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। अगर मैं बहुत छोटे उसमें बात करूँ तो 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब जो भी वोट दे रहा है उसके वोट की वैल्यू इक्वल हो। पहली बात, सबके पास चूज करने का राइट हो, यानी कि सबके पास पहली बात वोटिंग राइट हो। सऊदी अरब है, सऊदी अरब में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहां पर विमेंस को वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है ना। अब विमेंस को वोटिंग राइट मिल गया है तो वहां पर जो है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक हम लोग मान लेते हैं। पहले नहीं माना जाता था क्योंकि विमेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर किसी के पास चूज करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अब वोट करने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन पता चला उसमें किसी के वोट की वैल्यू कुछ और है, किसी के वोट की वैल्यू कुछ और है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एवरी वोट यानी कि हर किसी वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स एवरीवन शुड हैव 1 वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। 1 वोट 1 वैल्यू, ये सिस्टम है। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बात करें, मैं शॉर्ट में इस पॉइंट को यहां लिखूं, 1 वोट 1 वैल्यू, ये है इस पॉइंट का अल्टीमेट मतलब। हर किसी के पास चूज करने का राइट होना चाहिए और हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और किसी के वोट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, उसका देना ना देना बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हमारा देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। आपने वोटिंग राइट तो दे दिया, चलिए ठीक है। अब वोटिंग राइट दे दिया तो हमारे पास चूज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी का आपको एग्जाम्पल दिया चाइना की। अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव अपने ही कैंडिडेट खड़ी करेगी, मतलब सारे कैंडिडेट होंगे अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी से ही, भले फेस बदल जाए तो अल्टीमेटली जीतेगा कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि लोगों के पास चूज करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां वोटिंग राइट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वोटिंग राइट है तो इसके बाद हमारे पास चूज करने का राइट, मतलब ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास। ऑप्शन होंगे तभी तो उसमें से हम लोग किसी एक सही को चूज करेंगे। अब वो कहते हैं ना कि मतलब यहाँ भी बेईमान वहां भी बेईमान, सब जगह बेईमान लोग हैं, तो उसमें से हम लोग किसे चूज करेंगे? जो कम बेईमान होगा, ठीक है ना। तो यानी कि चूज करने के लिए ऑप्शन तो दो, आपने खड़ा ही एक कर दिया है जो सबसे ज्यादा बेईमान है, तो ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो मतलब ऑप्शन होने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लोग उन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज कर सकें, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters. मतलब जो भी पार्टीज हैं, हर किसी को पार्टीज बनाने का राइट हो, हक हो कि कोई भी पार्टीज बना सकता है। दूसरी चीज कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। तभी तो लोगों को जो है इलेक्शन में चॉइस मिलेगी, और चॉइस मिलेगी तभी एक अच्छे ऑप्शन के साथ लोग जो है किसी को वोट दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सीधा सिंपल जो भी आपकी बुक की हेडलाइन है उसी से आपके लिए क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था। रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये नहीं है कि एक पार्टी चूज होके आ गई, अब तो उसी का रूल चल रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए और उसी पार्टी का रूल चलता आ रहा है। पहले पिताजी बने, फिर पिताजी के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, इस तरीके से इलेक्शन मतलब रूल जो है वो चलता ही जा रहा है। मतलब दोबारा इलेक्शंस हुए ही नहीं, एक बार जब पार्टी आ गई उसके बाद। तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में एक फिक्स इंटरवल के बाद इलेक्शंस होने ही होने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं माने जाएंगे, कि लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो कुछ टाइम बाद अगर उस गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उस गवर्नमेंट को हटाकर किसी दूसरी गवर्नमेंट को लेकर आए, किसी और को चूज करे ताकि वो उनके लिए कुछ और काम कर सके जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। तो ये पावर होना बहुत जरूरी है। और ये पावर कब होगी? जब रेगुलर इंटरवल पर जो है इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर रेगुलर इंटरवल का इलेक्शन हो ताकि लोगों को चॉइस मिले। चॉइस मिलेगी तभी लोग जो है किसी और को चूज कर पाएंगे। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। इंडिया में ये टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है। कितने ईयर्स का है? 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ पर इलेक्शन होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। हमने वोट दिया, हमारे पास ऑप्शन भी थे, ऑप्शन जिसे हमने चाहा, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे और हमें जो पसंद था हमने उसको वोट दिया। लेकिन अल्टीमेटली वो इंसान जो है फेस नहीं बना, वो इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, या फिर वो इंसान चीफ मिनिस्टर नहीं बना, तो फिर उस चीज का क्या फायदा? उस पार्टी का रूल नहीं आया, उस गवर्नमेंट का रूल नहीं आया, तो हमारे वोट देने का क्या मतलब रहा? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वही अल्टीमेटली चूज होना चाहिए और उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। यानी कि किसी भी तरह की धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि हम वोट किसी और को दे रहे हैं, वोट पहुंच किसी और के पास रहा है और बन किसी और की गवर्नमेंट रही है। तो ये धांधलेबाजी नहीं चलेगी। हम जिसको वोट दे रहे हैं वही इंसान क्या बनना चाहिए? वही इंसान आगे जो है लीडर बनना चाहिए। तो हम जिसको प्रेफर कर रहे हैं वही पीपल, वही इंसान इलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। एक्चुअली
इस बार जब मैं अपना फर्स्ट वोट दे के आई तो मैं पहली बार पोलिंग बूथ पर गई थी, मैं पहले कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। लोग बिल्कुल निडर होकर जिसे वो चाहे उसे वोट दे रहे थे। अच्छी खासी सिक्योरिटी के बीच सारा सिस्टम था, ईवीएम मशीन्स रखे हुए थे और लोग बिना किसी डर के निडर होके जिसको वो चाहते थे लोग वोट दे रहे थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए, लोगों के बीच किसी भी तरह का डर ना हो। ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ पर किसी एक पार्टी ने या फिर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और उसी पार्टी के वोट जो है दिए जा रहे हैं, धड़ल्ले से धांधलेबाजी चल रही है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई बार जो है काफ़ी तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं ईवीएम की, ईवीएम खराब था, ईवीएम वोटिंग मशीन में हम किसी को वोट दे रहे थे, किसी और को वोट पहुंच रहा था, ऐसे काफ़ी तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन देखता है और हर बार इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो कि लोग जिसे चूज कर रहे हैं वो इलेक्ट ना हो, उनका वोट वहां तक ना पहुंचे, तो इस पूरे सिस्टम का इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर इलेक्शंस फ्री फेयर मैनर में हो रहे हैं, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी नहीं हो रही है, अच्छी सिक्योरिटी के साथ हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से करवाए जा रहे हैं, तो वही इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन माने जाएंगे। जिसे हम चूज कर रहे हैं वही पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाएगी और वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे सामने आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इससे अल्टीमेटली हमारे सामने जो पॉइंट्स निकल के आए वो ये थे: 1 vote, 1 value, there should be something to choose from, the choice should be offered at regular intervals, the candidate preferred by the people should get elected, and free and fair manner elections। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों कि ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की डेफिनेशन बनते हैं। अगर इस तरीके से कोई इलेक्शन करवा रहा है तो वही क्या कहलाएगा, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। अदरवाइज इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसे कराना फिर ना कराना बिल्कुल बराबर है। तो इन कसौटियों पर हम लोग जो है किसी इलेक्शन को कसते हैं। अगर आपके आसपास कभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इस टाइम काफ़ी सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार करके देखिए कि क्या क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से पता करेंगे कि फ्री एंड फेयर है या नहीं। देखिए, रेगुलर इंटरवल पर हमेशा इलेक्शन हमारे यहाँ होते ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को चॉइसेस भी मिलती हैं। वोटर्स, हमारे पास सबके पास वोटिंग राइट है, वो बात अलग है कि हम में से बहुत सारे लोग उसका यूज ही नहीं करते, क्योंकि 60 to 62% एवरेज वोटिंग हो रही है, इससे ज़्यादा वोटिंग हो ही नहीं रही है। बल्कि ये परसेंटेज 80 to 90% होना चाहिए था, वहाँ पर 60 to 62% ही वोटिंग हो रही है। तो ये हमारी गलती है कि हम उस वोटिंग राइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अच्छी खासी चॉइस भी होती है पार्टीज़ के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में भी। और दूसरा, रेगुलर इंटरवल पर हमारे यहाँ इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और जो है द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, तो हमारे यहाँ ये चीज़ भी होती है कि जिसे हम लोग चूज़ करते हैं वही गवर्नमेंट बनाता है। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को हमारी ओपन मीडिया के थ्रू पता चलती हैं कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और जो डेटाज हैं ये सारी चीज़ें हमें इलेक्शन कमीशन से पता चलते हैं, हमारी मीडिया के थ्रू पता चलते हैं। तो थोड़ा करंट अफेयर्स से और इन सब चीज़ों से टच में रहा करिए, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहें। आप इसे अपनी डेली टू डेली लाइफ में रिलेट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मुझे कॉमेंट में बताइए अगर कोई डाउट है तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे पास है और वो है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के बारे में। अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रोडिजी एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आपकी नॉलेज और आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ये टेस्ट पहले भी हो चुका है। अगर आप उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो अनअकैडमी आपको एक और दूसरा मौका दे रहा है। इस सेकंड चांस को बिल्कुल मत मिस कीजिए। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है और मेरा कोड यूज करना है, दैट इज माय नेम भारती
G10। ये कोड आपको यूज करना है और खुद को बिल्कुल फ्री एनरोल करना है, कोई एनरोलमेंट चार्जेस नहीं है। लिंक पर क्लिक कर आपको फ्री एनरोल करना है और ये कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको किसी भी तरीके की एनरोलमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और 11th-12th के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस टेस्ट में जो है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर compete करेंगे, जिससे आपको आपकी नॉलेज के बारे में सब कुछ पता चलेगा एंड इवन आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप आपका वेट कर रही हैं। तो डोंट मिस द चांस, क्योंकि दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 27 फ़रवरी को। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है तो जल्दी से जाइए और खुद को इस टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टाइमिंग जो है वो 12 से 1 बजे का टाइमिंग है, दोपहर 12 से 1 के बीच में आप लोगों का टेस्ट होगा। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए एंड डोंट मिस द चांस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।